गाइज गुड मॉर्निंग। सो हम कंटिन्यू करते हैं अपने अपने बाकी कंपनीज के साथ। यहाँ पे मैं कुछ 4-5 कंपनीज के बारे में बात करूँगा एंड आई थिंक ये सब आपका आपका नॉन फाइनेंशियल स्पेस में है, जिनका कल नंबर आया। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बुरे रिजल्ट की, वो है कि वेदांत फैशन और मान्यवर। ठीक है, सो बेसिकली जब से मान्यवर का आईपीओ आया सबको लगा लाइक इसका इतना बड़ा ब्रांड है, ये स्केल कर रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, मान्यवर का, मोहित, वामेव, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, लेकिन ये बिजनेस का पिछले 2-3 साल से इसका बहुत प्रॉब्लम्स हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ नहीं आया, प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स नहीं बढ़ा। ठीक है, और मतलब इस बिज़नेस में एक क्या हो गया ना, कंपटीशन के वजह से प्रॉब्लम आ गया, कंज्यूमर डिमांड वो घट गया। तो घट गया मतलब थोड़ा बहुत सॉफ्ट है हमारे देश में पिछले 1 साल में, उसमें भी इन्होंने बहुत मतलब इनको बहुत सारे इश्यूज आया। तो अगर मैं इस बिज़नेस का बात करूँ ना, मतलब इनका कोई ग्रोथ रेट ही नहीं आया। मतलब इस क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे Q4 में सेल्स कुछ 6% के आसपास बढ़ा। ठीक है, और अगर आप पूरा FY24 ओवर FY23 लोगे देन द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डी ग्रीव। ठीक है, अब सोचिए एक स्टॉक जो 55-60 टाइम्स का पीई में है, ठीक है, और उसका पैट डी ग्रो करता है, तो वो शेयर होल्डर्स के लिए क्या बना के देगा? ये स्टॉक का तो ऊपर से कितना ही ऑलरेडी तो इसका तो ऊपर से कितना नीचे आ भी गया है, लेकिन आज भी अगर आप देखोगे 60 टाइम्स का पीई में मैं कोई पैट डिग्रोथ वाला कंपनी में थोड़ी ले सकता हूँ। और कंपनी बहुत डिस्परेट भी बन गया है। मतलब अभी वो क्या करता है, अपने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कोविड के टाइम से लेके का ग्रोथ दिखाता है, जस्ट टू शो ग्रोथ, है ना, जबकि उनका कोई ग्रोथ है नहीं। जैसे मैंने आपको YOY का नंबर बोला, सेल्स का ग्रोथ इज ओनली 6% के आसपास, पैट का डिग्रोथ हो गया। तो ऐसे कंपनीज के बारे में हम क्या बात करें, है ना। तो ये हो गया वेदांत फैशन। और वेदांत फैशन का और भी इशूज़ था, जैसे मैंने पहले भी देखा था कि इनका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हैव बीन गोइंग डाउन, मतलब एम्प्लॉयज़ को भी शायद उतना पैसा। अब देखिए जो बिजनेस का ग्रोथ नहीं है वो क्या करेगा, वो कॉस्ट कटिंग करने लगेगा और उसको लगेगा कि एक शेयर होल्डर को रखने के लिए हम डिविडेंड देंगे। तो अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है और अगर आपको डिविडेंड देना है तो किसी को तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करनी ही पड़ेगी, और वो होता है आपका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ऐसे कंपनीज मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो मतलब और इसमें कुछ बात करने का है नहीं, बिकॉज इसमें ग्रोथ नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर किसी का ग्रोथ नहीं है तो उसका मान्यवर का ब्रांड देखो और जितने बड़े बड़े दुकानें खोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम दूसरा बात करते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया की। कैस्ट्रॉल का बिजनेस मॉडल सबको ही पता है, बहुत पुरानी कंपनी है, इसमें भी कोई ग्रोथ नहीं है। मतलब कैस्ट्रॉल का अगर आप देखोगे हमेशा वो सिंगल डिजिट से ही वो ग्रो करता है। ठीक है, इस बार भी 4.5% का ग्रोथ हुआ सेल्स का। तो इसके बारे में और क्या ही बात करें, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी। तीसरा हम बात करते हैं आपका हैवेल्स इंडिया का। तो आपको हैवेल्स का थोड़ा बिजनेस मॉडल समझा दूं। हैवेल्स का अगर आप देखोगे ये सब स्विच गियर, केबल एंड वायर, फिर आपका ये LED लाइट्स, और फिर से फॉर एग्जांपल आपका ये इलेक्ट्रिकल मतलब कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे ये सब चीज़ें ये लोग बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग हैं। तो हैवेल्स एक ऐसी कंपनी है जो बहुत बड़ा कंपनी है और इनका हमेशा वो सिंगल डिजिट से ही सेल्स का ग्रोथ आता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार सेल्स डबल डिजिट से ग्रो किया। हैवेल्स और जिलेट का जो एक एडवांटेज नहीं, मतलब हैवेल्स और जिलेट का जो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज लगा कि बोथ दिस कंपनीज ग्रो मोर देन 10%। ठीक है, जिलेट भी 10% से ग्रो किया Q4 ओवर Q4, हैवेल्स भी ग्रो किया आई थिंक 12% सेल्स Q4 ओवर Q4, जबकि हमेशा आप देखोगे इनका 4-5-6% का ही सिर्फ ग्रोथ होता रहता है। सो यही है बात। लेकिन 12% का ग्रोथ भी कुछ मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे देश का तो नॉमिनल GDP ग्रोथ ही 13-14% है। ठीक है, तो वो है बात। हैवेल्स ने क्या किया था 5-6 साल पहले, लॉयड करके एक और कंज्यूमर कंपनी है, आपने लॉयड का टीवी AC वो सब देखे होंगे। तो लॉयड का कंज्यूमर बिजनेस इसको खरीदा था, लेकिन वो बिजनेस मॉडल को हैवेल्स ने जब से लिया तब तक वो लॉस में ही था। लेकिन इस बार मैं फाइनली देखा कि लॉयड का बिजनेस ने हैवेल्स का वो EBITDA और पैट में कंट्रीब्यूट किया, मतलब लॉयड वाला डिवीजन प्रॉफिटेबल हुआ। सो एज ए रिजल्ट ऑफ इच क्या हुआ, हैवेल्स को इस बार ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गई। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब अगर आपका प्रॉफिट का ग्रोथ सेल्स का ग्रोथ से ज़्यादा होता है। सो हैवेल्स का कुछ प्रॉफिट का ग्रोथ 20-22% के आसपास हुआ, जबकि उनका सेल्स का ग्रोथ इस 12% के आसपास। कुछ खास नहीं है रिजल्ट में, मतलब 12% का ही सेल्स का ग्रोथ है। अब ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो कंपनी है वो एक आपका एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो एक EV का डायरेक्ट प्ले है। ठीक है, हमारे देश से। ठीक है, सो उस कंपनी का नाम है सोना BLW या सोना प्रिसिशन, वॉट एवर, सोना कॉमस्टार, हाउएवर, मतलब किस तरीके से भी आप बोलो। तो ये गाड़ियों में डिफरेंशियल गियर बनाता है। जब ये गाड़ी लेफ्ट या राइट लेता है ना, तो डिफरेंशियल गियर की वजह से अब जो लेफ्ट वाला, अब मैं सिंपल से बिजनेस मॉडल समझा दे रहा हूँ डिफरेंशियल गियर का। जब एक गाड़ी लेफ्ट घूमता है, ठीक है, तो क्या होता है, पीछे का जो लेफ्ट वाला जो व्हील है, दैट व्हील रोटेट्स एट अ स्लोअर पेस, और जो पीछे का जो राइट वाला व्हील है
that wheel has to rotate at a faster pace ना, because that has to cover a larger distance than the left wheel. तो ये जो डिफरेंस है यही करता है आपका डिफरेंशियल गियर. जब गाड़ी स्ट्रेट चलता है उसमें यू डोंट नीड अ डिफरेंशियल गियर, तब तो चारों के चारों व्हील ही एक ही पेस में चल सकता है. अब सोचिए अगर गाड़ी राइट घूमा तो पीछे का लेफ्ट वाला व्हील हैज़ टू रोटेट एट अ फास्टर पेस देन पीछे का राइट वाला व्हील. अब ये कौन करता है? डिफरेंशियल गियर. नॉर्मल वो गियर नहीं, ठीक है. तो ये जो डिफरेंशियल गियर बनाने वाला कंपनी है वो है कि सोना कॉम्स्टर, ठीक है. अब अगर आप इस कंपनी को देखोगे, ये सारे इनके जो 80% ऑर्डर बुक है वो सारे ईवी कंपनी से आते हैं, यूएस और यूके से, ठीक है. सो बेसिकली क्या है, इनका 80% ऑर्डर बुक और इनका जो मेजॉरिटी पार्ट ऑर्डर्स आते हैं वो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में आते हैं. डिफरेंशियल गियर का उतना काम आपका 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में होता नहीं है, ठीक है. तो अब बात यहाँ पे आता है, ठीक है. बात यहाँ पे आता है कि से फॉर एग्जांपल अभी प्रॉब्लम क्या हुआ था कंपनी का 2022-23 में उतना ग्रोथ ही नहीं था. क्यों? बिकॉज यूरोप में इतना लड़ाई हो रहा था. जब यूरोप में इतना लड़ाई हो रहा था तो क्या हुआ, उनका गैस प्राइसेस बढ़ गया. गैस प्राइसेस मीन्स उनका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा इतना बढ़ गया था कि बहुत ईवी मैन्युफैक्चरिंग ने क्या किया था, अपने गाड़ी का ईवी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग भी बंद कर दिया या उसको या फिर उसको रोक दिया, सस्पेंड कर दिया. तो सोचिए अगर ईवी गाड़ी नहीं बन रहा है तो आप डिफरेंशियल गियर किसके लिए बनाओगे, है ना. तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट सोना बीएमडब्ल्यू बोल रहा हूँ, बीएलडब्ल्यू का ग्रोथ नहीं आ रहा था उतना. 10-11-12% का ग्रोथ आ रहा था. एंड यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यू हैव टू सी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईवी का सेल टू टोटल सेल्स. बिकॉज यहाँ पे देखिए अगर आपका गाड़ी पेट्रोल में चलता है, डीजल में चलता है या ईवी में चलता है, सब में आपको डिफरेंशियल गियर लगेगा, है ना. क्योंकि जब ईवी आएगा, आज सोचिए कितने सारे पेट्रोल मॉडल या डीजल मॉडल का बहुत सारे पार्ट्स ऑब्सोलेट हो जाएंगे, लेकिन डिफरेंशियल गियर तो लगेगा ही, बिकॉज ईवी गाड़ी को भी तो लेफ्ट राइट घूमना पड़ेगा, है ना. तो बात यहाँ पे आता है कि उनका जो ईवी का डिवीजन था थ्रू टोटल सेल्स, दैट परसेंटेज ऑल्सो वेंट डाउन टू द टोटल पाई. तो उससे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था सोना का. सो लेकिन अभी अब अगर Q4 में देखोगे, ये रशिया यूक्रेन का वॉर का तो अभी सब मतलब वो सब तो समझौता आई गेस हो ही गया. यूरोप इज़ बैक एंड जब सिंस यूरोप इज़ बैक तो अभी वो ईवी वाला पार्ट टू टोटल पाई भी बढ़ गया. मतलब नाउ द ईवी सेल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 32% ऑफ द टोटल सेल्स, ठीक है. लास्ट क्वार्टर में इट वॉज 30% ऑफ टोटल सेल्स और 2 क्वार्टर पहले, उससे भी पहले इट वॉज अराउंड 27-28% ऑफ टोटल सेल्स. इसका क्या मतलब, और हमें तो ईवी वाला पार्ट ज़्यादा चाहिए ना, बिकॉज दुनिया ईवी की तरफ जा रहा है, राइट. तो अगर ईवी वाला पार्ट टू टोटल सेल्स घटते जा रहे हैं, सो दैट वाज बैड फॉर द बिजनेस एंड ऑल्सो फॉर द स्टॉक. सो ये अच्छी बात है, राइट. दूसरे साइड में आप देखोगे कंपनी का भी ऑर्डर बुक का भी एग्जीक्यूशन एक अच्छे रेट से होने लग गया, ठीक है, कंपेयर टू व्हाट इट वाज लास्ट ईयर, राइट. तो अभी इनका थोड़ा रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि इनका सेल्स का जो नंबर दैट वेंट अप 19% ऑन अ YOY बेसिस. पिछले साल भी अगर आप देखोगे द पेस ऑफ ग्रोथ वाज 13-14-15% के आसपास, लेकिन अब ये 19% से ग्रो किया. तो इसका भी पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ा बढ़ा, लेकिन कंपनी जिस PE में आज भी उसका स्टॉक है ना, उसके लिए मैं 19% का ग्रोथ भी देने के लिए मैं थोड़ा आई विल स्टम्बल अपॉन अ बिट. जबकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आई जस्ट से व्हाट कम्स इन माय हार्ट. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, लेकिन फिर भी इट्स अ गुड साइन. ये एक्चुअली बहुत दिनों के बाद इनका क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया. और अब इनका जो देखोगे ना, टोटल सेल्स ग्रू 19%, लेकिन इनका जो ईवी वाला पार्ट है, ठीक है, जो विच इज़ 32% ऑफ द टोटल सेल्स, ठीक है, दिस पार्ट ग्रू 34-35% से. तो यही मुझे चाहिए था, ठीक है. क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ कि नॉन ईवी पार्ट ऑफ सेल्स, राइट. अच्छा, ईवी नॉन ईवी का मतलब क्या है, आप डिफरेंशियल गियर और स्टार्टर मोटर बनाते हो, ठीक है. स्टार्टर मोटर है गाड़ी चलाने के लिए, जो मोटर लगता है वो स्टार्टर मोटर है, लेकिन डिफरेंशियल गियर ही इनका मेन आइटम है. तो अगर आप डिफरेंशियल गियर अपने ईवी कंपनीज को दे रहे हो, जो ईवी गाड़ी में फिट हो रहा है, वो आपका ईवी वाला सेल में आता है. और जो आप डिफरेंशियल गियर नॉर्मल एक पेट्रोल डीजल गाड़ी के अंदर वो डाल रहे हैं, वो नॉर्मल इसमें आता है. तो बेसिकली अभी क्या है, अभी द ईवी सेगमेंट इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस. ऑर्डर बुक भी अच्छे से ही आ रहा है, ऑर्डर बुक का कंजम्पशन भी ढंग से ही हो रहा है. 19-20% का ग्रोथ भी लेके आया. एंड ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड आई वुड वांट टू सी द ईवी पार्ट टू बी अराउंड 40-45% ऑफ टोटल सेल्स. बिकॉज कंपनी यही किया है पिछले 4-5 साल में. आई थिंक 2019-18 में द ईवी कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोटल सेल्स वॉज 1%. अब इसको बढ़ा के 27-28 से 30% के ऊपर भी लेके गया, राइट. तो जितना आपका ईवी वाला कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, उतना कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलती रहेगी, राइट. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, आज अगर आप यूएस में जो भी बड़े बड़े कंपनीज को देख रहे हो, सबका ईवी डिवीजन बन रहा है. तो ईवी इज द न्यू थिंग, राइट. और अगर आपको इंडिया में बैठ के ईवी वाला खेल खेलना है, ठीक है, तो
आई थिंक सोना, BLW और कॉमस्टार इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेट्स टू प्ले फ्रॉम इंडिया, है ना। ऐसा कंपनीज नहीं कि तो ईवी गाड़ी का सीट का लेदर कवर बना रहे, ठीक है, दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांट, दैट इज़ अ कमोडिटाइज थिंग, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक डिफरेंशियल गियर्स। अब थोड़ा गूगल में जाके, यूट्यूब में जाके ना, मैं तो चलो गाड़ी का लेफ्ट राइट करके समझा दिया, यही है, मतलब यही तक समझोगे तो चलेगा, हमें PhD थोड़ी करना है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। बट हैविंग सेड दैट, मतलब थोड़ा आप जाके देखोगे ना, ये बहुत ही एक हाई कॉम्प्लेक्स एक प्रोडक्ट है, जिसमें आपका बहुत टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए होता है, R&D बहुत तगड़ी होनी चाहिए, तो कोई भी आके ना इसका मार्केट नहीं खा सकता है ना। और इनके कस्टमर्स के साथ इनका रिश्ता भी बहुत अच्छा है। तो यही है, अच्छा ही लगा, 4-5 कंपनीज यहाँ पे हम कवर किए। तो आपका कोई सवाल हुआ तो प्लीज़ लेट मी नो।